चलो सबसे पहले आज के सेशन में अपन कराने क्या वाले हैं ब्रॉडली। पहला तो एक टेम्पलेट पढ़ाऊंगा, उस टेम्पलेट को 3 PYQs पे लगाएंगे। अपन ने पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस कर लिया, राइट? क्या क्या पढ़ा है सर ने, क्या क्या पढ़ा है? पॉलिटी गुड गवर्नेंस हो गया मोटा मोटी, और ई को तुमने खुद पढ़ लिया होगा। बोलो हाँ, क्यों तो बोलो हाँ, पढ़ा है ना? ये आंसर ये बच्चे इसने पढ़ा है ना, पढ़ लिया। इरिगेशन के चैलेंजेस बताओ। गुड गवर्नेंस हो गया, कुछ कुछ क्या होता है? हाँ तो लास्ट सिटीजन चार्टर हो गया, लिखो सिटीजन चार्टर के चैलेंजेस। जो जिसको मैं टेम्पलेट कहता हूं वो उसका मतलब दो होता है, एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखोगे और इसके अंदर भरोगे आप, ये वाला पार्ट है, और दूसरा होता है अपन ब्लैंक शीट पे लिख रहे होंगे। ये ब्लैंक शीट पे होगा जहां पे आप लिखेंगे, और ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखना है आपको। तो आपको लिखना ऐसे है, चैलेंजेस ऑफ सिटीजन चार्टर। एक 10 मार्कर क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगता है? और ये चैलेंजेस ऑफ सिटीजन चार्टर के साथ में 2 पार्ट्स पूछेगा। चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है, व्हाट इज सिटीजन चार्टर, व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड, ऐसा करके 2 पार्ट पे पूछेगा ना। 10 मार्कर क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछता है, तो एक पार्ट लिखने का कितना टाइम मिलता है? तो 7.2 में 3-4 पार्ट हो गए ना भाई। 7.2 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ब्रॉडली, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी और सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी। मैं तो आपसे एक पार्ट ऑफ द बॉडी लिखवा रहा हूं, तो कितना टाइम मिलेगा? 2-2.25 मिनट लगा लेते हैं, चल न तेरी न मेरी, चल 3 मिनट लगा लेते हैं, और मैं आपको दे रहा हूं 10 मिनट। शुरू हो जाओ। इतना स्ट्रिक्ट क्यों बोलता हूं? बिकॉज जब आप मेंस लिखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि तब आपको ये समझ में आएगा कि ये आपने साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में देखा होगा कि कितने, देखो सामने देखेंगे कितने नंबर ऑफ वर्ड्स पर लाइन लिखना है, 5। तो 1 2 3 4, अरे बस कर भाई, 4 और 5। और अगर ये 17.5 सेंटीमीटर की जगह जो आप कॉपी यूज कर रहे हो कितनी है वो, ज्यादातर 14.5 सेंटीमीटर। काउंट करेंगे, देखेंगे। स्केल है किसी के पास? 15 सेंटीमीटर, हाँ ला ना, 14 ही होगी है। तो ले नाप, 14 सेंटीमीटर है, और 14 और 17.5, 15 16 17 3.5 सेंटीमीटर के विड्थ में एक वर्ड आ जाएगा। तो 15 लाइन में आप 15 वर्ड लिखोगे, तो 15 वर्ड्स इंटू 10 मार्कर को कितने पेजेस मिलते हैं? एक 10 मार्कर को 2, 10 को 20 इंटू 20, 15 वर्ड्स, कितने वर्ड हो गए? 300। और 15 वर्ड्स आप 15 मार्कर में लिखोगे, कितने पेज मिलते हैं? 3, तो 30 हो गए ना। तो 450, दोनों को ऐड करो 750। कितने 10 मार्कर क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे? 150 वर्ड का एक 10 मार्कर होता है, तो कितने हो गए 750 में? 5, समझ लो अब। तो वो फर्क अचानक से तुम्हें लगेगा अरे दुनिया सही चल रही थी, यहाँ तो या तो पेपर जल्दी पूरा हो जाएगा तो इसका मतलब क्वालिटी नहीं गई, या पूरा ही नहीं होगा बिकॉज वहां 17.5 वर्ड्स मिलेंगे। तो ये सारे शॉक्स हैं जो एग्जाम हॉल में देखते हैं और एक अटेम्प्ट चला जाता है। तो इसलिए एग्जैक्ट एग्जाम हॉल में जो कॉपी मिलने वाली है वैसा सा यूज करेंगे, वैसे क्वालिटी ऑफ पेजेस यूज करेंगे, वही पेन यूज करेंगे, सब वैसा सा ही करना है आज से ही। तो 17.5 सेंटीमीटर की विड्थ चाहिए मुझे, और ये हाइट चाहिए 24.5। अब फिर आता है कि सर हमने तो आप ही के दिए हुए पेजेस का प्रिंट निकाला,
बट भाई जिस प्रिंट आउट शॉप से निकाल रहे हो वो प्रिंट करते समय उसको 90% कर देता है, तो वो अपना खुद देखो कि मुझे अल्टीमेट पेज जैसा ही चाहिए, ये चाहिए मुझे 17.5। वर्स्ट केस में कुछ भी नहीं आता तो अपने पास स्केल है, ब्लैंक शीट खरीदो, उसको 17.5 विड्थ पे लाइन खींचो, ऊपर और नीचे में लाइन खींचो एक 24.5 वाले पार्ट में, उसकी जेरोक्स करा लो, वो बेस्ट केस सिनेरियो है। तो ऐसा कुछ करो जो भी करोगे, बट चाहिए ऐसा ही अपने को, मेरी क्लासेस में ऐसा सही काम चलाना पड़ेगा। जो भी तुम लोग लिख रहे हो वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे। ऑनलाइन वाले भी शेयर करेंगे, उस पे भी अपन को एनर्जी लगानी है, भी एफर्ट्स डालेंगे इसमें। बैठ सब मैं वहीं आ जाऊंगा। कितना गंदा लिखता है तू, सब लेजिबिलिटी का गेम है, ये तो कहीं से भी लेजिबल नहीं है। फॉन्ट साइज छोटा है, पूरा पेज का आंसर लिखा है कभी? देखा, ये 16.5 सेंटीमीटर है भी नहीं है, 15.5 सेंटीमीटर है। वो जहां से भी प्रिंट निकाला उसने इसको छोटा कर दिया। तेरे पास तो स्किल भी है, काउंट भी नहीं करता। ये जो तेरा पेन है ना अभी, ये पेन हल्का हल्का इंक लीक करता हुआ चल रहा है, किसी किसी पॉइंट्स पे जब तू देखेगा तो एक्स्ट्रा इंक जा रही है, तो इसका मतलब ये वाला पेन फाइनल एग्जाम में तो और खराब करेगा, उसके पेजेस से हल्के से खराब रहते हैं। तो अगर ये 0.7 है तो 0.5 पे आ, उसको चेंज कर, मुझे नहीं पता क्या है ये, बट इसको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। फॉन्ट साइज तेरे को हल्की हल्की बढ़ानी पड़ेंगी। अभी जो ये फॉन्ट साइज है इसमें तेरा पेपर पूरा नहीं होगा, बिकॉज अगर तू पूरा पेज लिख रहा है तो तू अल्टीमेटली यहाँ भी नहीं, और चौड़ा होगा और लंबा भी होगा, ये 24.5 भी नहीं है, तो तू लगा ले तेरे को 90 वर्ड्स पर पेज लिख रहा होगा, तो उसमें पेपर पूरा होना नहीं है। उन चीजों पे काम करेंगे। ये एक पीछे का ये पेन ठीक लग रहा है मुझे, ये एक बार इससे लिख के देखेंगे, या ये इसी का एंडिंग है, ये खत्म इसी में हो रहा था, तो कुछ ऐसा पेन यूज कर जो ऐसा पार्ट दे रहा हो। दिस विल नॉट लुक वेरी गुड, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हर बार ऐसी डायग्राम बनाएगा क्या, थोड़ा तो इनोवेट कर। हर बार आधा है सेमी सर्कल बनाया, कभी आधा हेमिस्फीयर बना, आंसर कहाँ ही है? ये आंसर है, आंसर ये बाद में, फ्यूचर, समय से पहले और भाग्य से अधिक कहाँ ढूंढेगा, ऐसा चाहिए मुझे ये जो मैं दिखा रहा हूँ। अब अपन सबने लिख लिया, मोटा मोटी टाइम हो ही गया है ना। अब मैं अगर क्लास में डिस्कस करूं चैलेंजेस ऑफ सिटीजन चार्टर, तो मुझे लग रहा है बता ही दोगे। शुरू हो जाओ, बताओ चैलेंजेस ऑफ सिटीजन चार्टर। पहला क्या चैलेंज, सिटीजन चार्टर तो समझते हो, सारी सर्विस डिलीवरी वाली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने वॉलंटरली क्या सर्विस डिलीवर करेंगी, कितने टाइम में करेंगी, उसका एक चिट्ठा विट्ठा बनाया है, उसको अपन सिटीजन चार्टर कहते हैं। यूके वूके से उठा के लाए थे, इंडिया में चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई होगी 1996-97 में, तो इंडिया में इंप्लीमेंट हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, सबको सिटीजन चार्टर मेंटेन करना पड़ता है। ये ब्रॉड कहानी है उसकी। पढ़ा है ना सर ने, मोटा मोटी अपन पढ़ चुके हैं ना, कहीं ना कहीं एमबीएस में पढ़ा हो, क्लास में पढ़ा हो, या फाउंडेशन में पढ़ा हो, या कुछ कुछ पढ़ा हो एंड ऑल। ठीक, ये क्वेश्चन के सिटीजन चार्टर के क्या चैलेंजेस हैं, इसके आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है। क्वेश्चन क्या आएगा कि सिटीजन चार्टर कहां फेल हुआ और राइट टू सर्विस एक्ट ने उसको कैसे रिप्लेस किया, कैसे इंप्रूव किया। क्वेश्चन उससे एक लेवल और ऊपर आएगा। तो ये तो एकदम बेसिक वाला पार्ट है कि सिटीजन चार्टर के चैलेंजेस क्या है। वन बाय वन शुरू करता हूं कि एक पॉइंट आपने बताना है, क्या चैलेंज है। पहला चैलेंज, एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है नहीं, कि सिटीजन चार्टर जो पढ़ा था उसके पीछे कोई एक्ट नहीं बना, कोई लॉ नहीं बना, तो स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं मिला। बट ज्यादातर जो आप लोग आंसर लिख रहे हो, कौन से टॉपर की आंसर कॉपी देखते हो? कोई तो होगा जिसको भगवान मानते होगे, या हम ब्रह्मस्मि, हम ही भगवान है, ऐसा तो नहीं है? हैं? विषय कहते होगा एथिक्स, एथिक्स अच्छा है बस, बाकी नहीं, मतलब एथिक्स देख लो आप उसका, अच्छा। तो श्रुति शर्मा की आंसर कॉपी खोलो, चलो गूगल करो, फोन निकालो, लिखो श्रुति शर्मा आंसर कॉपी। वैसे तो 2 साल पुरानी हो गई हो, बट ठीक है।
मिली कॉपी? क्या देखे, क्या सीखे? कहीं एक पेज एक पेज उठाओ बस, कोई भी इसके आंसर का एक पेज, और इसके एक पेज की ऑब्जर्वेशंस बताओ क्या क्या है। हर पॉइंट पे एग्जाम्पल है, पॉइंट आया और एग्जाम्पल आया, है ना? ठीक है। कितना वर्ड्स पर पॉइंट लिख रहा है वो, और एग्जाम्पल मिला के कि उसको घटा हटा के? एक पॉइंट में कितने वर्ड्स हैं? तो यही खोल लेते हैं ना। कहां पे मिली है उसकी कॉपी? फोरम IAS पे। MGP कॉपी, बट कौन सी कॉले ओपन करें? कुछ भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। नहीं, हिस्ट्री नहीं देखेंगे, GS2 देखते हैं। आपको पता है ये इंस्टीट्यूट हम जैसे लोग ये नॉट इवैल्यूएटेड कॉपी क्यों अपलोड करते हैं? सोचा कभी? लोगों को जानबूझ के वैसा अपडेट करना पड़ता है कि विदाउट इवैल्यूएटेड कॉपी। कभी भी देखोगे ज्यादातर में यही मिलेगा आपको। एनीवेज, अब और क्या देख रहे हैं अपन? ये कितने वर्ड्स लग रहे हैं एक पॉइंट में? 3 से 4 कहाँ है भाई? 8 से 9 है। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मोटा मोटी 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरा एग्जांपल काउंट करूं तो हर पॉइंट पे तो अपने को 8 से 11 12 के बीच में मिल रहा है। इस और आंसर कॉपी देख लेंगे इसकी, मतलब आगे जाओगे तो और देख लेना कि जितनी भी आंसर कॉपी इसकी दिख रही है उसमें सब में क्या वही वही यूज किया गया? सब में क्या अपने को 8 से 11 7 से 11 इसी के बीच में वर्ड्स मिल रहे हैं क्या? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाले पार्ट के बीच में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं? इसके बाद कुछ और टॉपर आए, 494 नहीं लाए बट 473 463 इतने लाए। तो इस बार का रैंक 1 था आदित्य, रैंक 2 था, रैंक 13 मेधा वेदा। उनकी कॉपी और घर में जाके एनालाइज करना। ये तो हो गया हिस्ट्री। अब 2021 को रिजल्ट आएगा, उसमें कुछ नए टॉपर्स बनेंगे, हमारे भी बनेंगे, मार्केट में भी बनेंगे, वैसे भी बनेंगे। फिर होता है कुछ सारे टॉपर्स के बीच में कॉमन क्या है? जितने भी टॉपर देखोगे आप जिनके 460 प्लस आए हैं जीएस में, उन सब के पॉइंट्स 10 12 13 वर्ड से ज्यादा नहीं है एक पॉइंट में। बिकॉज अगर उससे ज्यादा वर्ड्स लिखोगे तो उतने डायमेंशन कवर नहीं कर पाओगे, उतने पॉइंट नहीं जा पाएंगे। बट किसी भी टॉपर के पॉइंट में वर्ड्स आप 5 से कम भी नहीं पाओगे, जो अपन ज्यादातर कर रहे हैं। आपने कहा वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, बस खत्म। ऐसा चलेगा नहीं ना, आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा वो पॉइंट कि वन साइज फिट ऑल क्यों नुकसानदायक है, या वन साइज फिट ऑल से पहले कुछ डालना पड़ेगा कि नैरो पॉलिसी मेकिंग या नैरो इंप्लीमेंटेशन। तो एक अपने को सब हेडिंग डालनी है और फिर अपने को उसका एक्सप्लेनेशन डालना है। पहले भी पढ़ा चुका हूं, 100 में भी देखा होगा, वैसे भी बताया, पर ठीक है कुछ दिन लगते हैं जब आप मेरे को समझ पाते हो, उसमें मैं आंसर लिखते हो। तो एक सब हेडिंग मैंडेटरी है, सब हेडिंग मैं सिखा दूंगा। आगे के पॉइंट्स ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 5-6 वर्ड है ना, ये आपको खुद से तैयार करने हैं। वो क्लासेस, MBS, QEP यहां वहां पढ़ा के वहां से निकलेगा। और फिर आता है एग्जाम्पल। इस तरीके के आंसर्स लिखने हैं अपने को, तब कहीं जाके हम बोलेंगे कि हाँ 450 प्लस GS में आ जाएगा। प्लस हर उसमें एक ग्राफ होना चाहिए। यहां 2 बनाओगे तो एग्जाम में 1 बनेगा, भूल जाते हैं।
फॉन्ट साइज मोटा मोटी इससे बड़ा होगा, इस बच्चे का यहाँ पे फॉन्ट साइज छोटा है। एक फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला कुछ कुछ बताया सर ने कि नहीं बताया? अभी मैंने कुछ भेजा था, वो देखा है नहीं देखा है? उस पार्ट के लिए तुम्हें पता है उसी बच्चे से तुम्हारा कंपटीशन है, जिस बच्चे ने वो वीडियो बनाया था, अविचल का वीडियो दिया था क्या मैंने? तुम्हें पता है उसका पहला टाइम 2026 है? तो पता है वो 20 साल का है। ही इज नॉट इवन एलिजिबल टू गिव सीएससी दिस ईयर, इसलिए वो नहीं दे पाया। एक्चुअल में तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो, उसकी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज मतलब नॉट इन कंटेंट टर्म्स बट हाउ टू अप्रोच आंसर्स, हाउ टू वैल्यू एड आंसर्स, इसमें बहुत फर्क है। तो अपन को सीखना है, सिंपल है, इसमें क्या है। हमसे भी बड़े एज के लोग हमारे पास काम कर रहे होंगे, हमसे छोटे एज के लोग हमारे से सीख रहे होंगे। मतलब अभी तो फिर भी हमारी उम्र 39 होगी तो हम थोड़ा बड़े वाले में आ गए हैं, बट 4-5 साल पहले तक तो ऐसा था कि मेरा स्टूडेंट मेरे से बड़ा था एज में। अब भी पीसीएस में जाता हूँ तो हैं 43 ईयर्स 46 ईयर्स के हैं जो स्टूडेंट है हमसे। सीखने में क्या ही बुरा है, जो बढ़िया सिखा दे वही मास्टर हो गया हमारा, तो सरल सा लॉजिक है। इसलिए क्योंकि अगर वो लॉजिक नहीं होता तो अडवाणी जी पीएम होते, बट वो बने नहीं, क्योंकि एज के हिसाब से ही पीएम बनाया नहीं जाता, योग्यता के हिसाब से बनता है। ये दूसरा बच्चा है, ये इसके आंसर है चैलेंजेस फेस्ड बाय द इरिगेशन। वहां भी शायद इरिगेशन ही देखा था क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या था? बट होगा इसमें भी इरिगेशन का, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। यही आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, ये लो, फैक्टर्स हिंडरिंग द रियलाइजेशन ऑफ सिटीजन चार्टर, क्या क्या चैलेंजेस हैं उसमें। पॉइंट्स ऐसे ही बनाने, 1 5 6 7 8 वर्ड्स, फिर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड थोड़ा सा फॉर्मूला बना दिया, एक ग्राफ बना दिया, फोर्थ एग्जांपल नहीं है कोई बात नहीं, फिफ्थ एग्जांपल, सिक्स्थ एग्जांपल, सेवेंथ और फॉर्मूला। तो कुछ यहां तक पहुंचना है अपने को, कितने दिन में पहुंच जाएंगे क्या लगता है? सोचो कितने दिन में पहुंच जाएंगे? एक हफ्ते में छोटा छोटा तोड़ के चलेंगे। पहले पिट्स पिट्स की मास्टरी करेंगे, फिर 3PI की मास्टरी करेंगे, एग्रीकल्चर की मार्केट मास्टरी करेंगे। पूरा एक साथ करना ही क्यों है? यहाँ तक पूरा यहाँ तक पहुंचने में तो 6 महीने लगेंगे। कि दुनिया में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले मैं ऐसा ही उत्तर लिखूंगा, तब तो 6 लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि उसके लिए टेस्ट लिखने पड़ेंगे, रियल टाइम में आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए ना। वो तो नवंबर दिसंबर तक लेकिन अपन पहुंच जाएंगे इस पे। बट अगर मैं सिर्फ चैलेंजेस में उठाऊं कि चैलेंजेस ऑफ इरिगेशन सिस्टम हो, चैलेंजेस ऑफ सिटीजन चार्टर हो, चैलेंजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हो, चैलेंजेस ऑफ हाई फूड इन, कोई भी चैलेंजेस का सवाल, और मेरे पास एक उसका अच्छा सा पॉइंट जनरेशन का मैकेनिज्म और कंटेंट, ये अपन एक हफ्ते में ही पहुंच जाएंगे। बिकॉज फिर तो मुझे हॉरिजॉन्टली बढ़ाना है ना, कि मैं एग्रीकल्चर के चैलेंजेस अच्छा कर सकता हूं या पॉलिटी के थोड़े कमजोर हैं, फिर मैं एग्रीकल्चर और पॉलिटी अच्छा कर सकता हूं बट मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कमजोर है, वो तो धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। वो तो हॉरिजॉन्टल बनना है ना, जो लीप फ्रॉग करना है, जो अपने को बड़ा स्ट्रक्चर वाले पार्ट में डालना है, वो तो एक हफ्ते में आ जाएगा। इस पूरे हफ्ते में पिट्स पढ़ेंगे अलॉन्ग विद सर की जो क्लास चलेंगी, वो आपकी कंटेंट बढ़ाने के लिए जरूरी है, क्योंकि आगे अगर फैक्ट आता ही नहीं है तो फिर करोगे क्या उसका? चीटिंग कब तक करेंगे कि अपन उठाए और ये वो सब। क्वेश्चन आया चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, और अपने को आता ही नहीं है कि फूड प्रोसेसिंग कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, अपने को पता नहीं इंडिया में कितने स्किल्ड लोग हैं, तो उसको कंपेयर कर किससे करोगे कि इंडिया में 5% है वर्सेस साउथ कोरिया में 95% है, आता ही नहीं है अपने को, तो फिर लिखोगे कैसे? तो वो कंटेंट पैरेलली वहां बढ़ाना है। और स्ट्रक्चर वाला पार्ट अभी शुरू कर देते हैं अपन, कि पिट्स उठाते हैं, आज पिट्स पढ़ेंगे, पिट्स को आगे बढ़ाएंगे, उसी को इस पूरे हफ्ते में वही कन्वर्ट करना है। आज क्लास हो सकता है कल भी क्लास ले लूंगा, तो कल करके पिट्स फिनिश करा दूंगा मैं। उसके बाद PYQs में लगाना है, दिस वाज एन जस्ट एन असाइनमेंट, ये जो आप देख रहे हो असाइनमेंट का एक पार्ट है बस। ये जो पार्ट बच्चे ने किया था, क्या है ये, कितने पन्ने? 19 पन्ने में अलग अलग टेम्पलेट्स लगाने थे उनको PYQ के क्वेश्चन में, कि 2024 के इस क्वेश्चन में लगाओ, कि ये एक्चुअल में यूज होती भी हैं कि बस कहने की बातें हैं। ऐसे मेंटरशिप कहने की बातें होती है ना, मेंटरशिप बहुत बढ़िया 60,000 जीरो, वैसे ही कई बार होता है टेम्पलेट, आपने भी सुना होगा, टॉपर ऑपर्स को और बाकी सब भी बोलते हैं टेम्पलेट। पहले खुद से लगा के देख ही लेते हैं ना, कि 2 दिन मैंने पढ़ाया, उसके बाद आप खुद से ही लगाओगे, 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाओगे और खुद डिसाइड करोगे कि हाँ मेरे पास तो है ही, मैं किसी भी दिन शेयर कर सकता हूँ और आपको लगे हाँ यार ये सही है। बट एक अननोन क्वेश्चन में पिट्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वो समझना, वो ट्रांजिशन आपको खुद से करना है। मेरे पास तो बहुत सारे बच्चों की आंसर कॉपी मिलेगी लास्ट ईयर जब मैंने चालू किया था, तो
बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 2024 में अलग अलग टेम्पलेट लगाई हैं, बट वो ट्रांजिशन आपको खुद करना है। वो करके आप मेरे पास आओगे या ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे कि भाई पिट्स 2024 के पेपर 1 इस क्वेश्चन में लग रहा है, पेपर 2 इस क्वेश्चन में लग रहा है। एक दूसरे के मैसेज पढ़ेंगे नहीं, वो तो खुद से सच बोलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो झूठ झूठ पे चलेंगे अपन तो कुछ नहीं हो सकता। देखो आपको प्रॉब्लम जरूर आ सकती है कि समझना है चमके नहीं, उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोलना शुरू कर लोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम, फिर पूरा ये जर्नी ना खींचती चली जाती है। इसलिए तो मैं आपको पिट्स पढ़ाऊंगा। पिट्स को 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाओगे आप, पेपर 1 उठाओगे, 2 उठाओगे, 3 उठाओगे, उसमें लगाओगे कि किस किस क्वेश्चन में पिट्स लग सकता है। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने बहुत सब में लगाया है, जैसे इन्होंने लगाया मान लो लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस में 3PI लगाया। हो सकता है इस बच्ची ने गुड गवर्नेंस लगाया हो सेम क्वेश्चन में, क्रैप्ट्री करके कुछ लगाया हो, वो अपन आगे आगे करके सीख लेंगे। बट अभी के लिए एज एन टुडे फॉर दिस वीक पिट्स पिट्स करेंगे। अब सेकंड आता है कि यार जैसे पिट्स वाले पार्ट के लिए मैं लगाता हूं, रुको पहले मैं लेके आता हूं क्या लगाया इसमें, पिट्स ही लगाए। इरिगेशन सिस्टम के चैलेंजेस पूछे हैं उसने। अब जब भी मैं किसी के चैलेंजेस वाले सेक्शन में आता हूं तो मुझे यह समझना है कि मैं कौन कौन से डायमेंशंस कवर करूंगा, कौन कौन से डायमेंशंस कवर करने हैं। सबसे पहला डायमेंशन मुझे कवर करना है, लिखना नहीं है, समझना है बस, कि एक ना मेरा पॉलिसी रिलेटेड कुछ होगा, या उस चीज की स्कीम में प्रॉब्लम होगी, या उससे रिलेटेड कोई लॉ बना होगा तो प्रॉब्लम होगा। सोचो क्वेश्चन आया चैलेंजेस ऑफ एमएसपी, एमएसपी सुना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब एमएसपी के चैलेंजेस में एक मुझे पॉलिसी रिलेटेड पॉइंट सोचना है, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि यार वो पॉलिसी ना इनइफेक्टिव है, देते तो आप 23 क्रॉप में हो बट इफेक्टिव 2 में ही है, उससे मोनोकल्चर बन जाता है। तो हो गया एक पॉलिसी रिलेटेड प्रॉब्लम या स्कीम रिलेटेड प्रॉब्लम। एक आया इरिगेशन का, कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई इरिगेशन के क्या चैलेंजेस हैं, तो आपने एक पॉलिसी रिलेटेड पॉइंट बताना है। तो इरिगेशन का पॉलिसी तो अपन बोलेंगे यार पॉपुलिस्ट पॉलिसी ले आता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांट देता है, तो ओवर इरिगेशन हो जाता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। हो गया एक चैलेंज इसके लिए। फिर आया सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर के चैलेंजेस में मुझे पॉलिसी चिपकाना है। पॉलिसी कैसे चिपकाएंगे कि भाई इसको ना स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है, तो इसलिए ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, या ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। ये अंदर वाला पार्ट तो मुझे आता है, मतलब तो पैसिव नॉलेज है ना, बिखरी हुई है वो नॉलेज आती है, बट उसको ना मिनिमम वर्ड्स में और डायमेंशन में कैसे यूज करना है वही प्रॉब्लम है बस। क्योंकि अगर बिखरी हुई नॉलेज भी नहीं है तो फिर पेपर पास नहीं होगा। ये तो पता ही होना चाहिए कि सिटीजन चार्टर को स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है, ये तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि अपने को पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम आंसर राइटिंग में घुसे तो बेटर है, नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं। तो एक तो मैंने पॉलिसी स्कीम लॉ रिलेटेड पॉइंट हो गया, पी का फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट पी से होगा कि यार उसका कोई प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। तो अब प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को जब मैं सिटीजन चार्टर पे लेके जाऊं तो कह दूंगा यार कम ऑर्गेनाइजेशंस में है, सब में है ही नहीं, उसका एक डेटा पता होना चाहिए कि भाई 1100-1200 ऑर्गेनाइजेशंस में से सिर्फ 500 पे है बस। धीरे धीरे करके मैं ये भी सिखाऊंगा कि फज कैसे करना है, अभी से मत करना, कुछ ऐसा जेनरिक फैक्ट होता है जिसको अपन फज कर सकते हैं, तो आगे चल के सीखेंगे। प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी में अब मुझे इरिगेशन के चैलेंजेस में देखना है, तो मैं लिख दूंगा यार फ्लड इरिगेशन है और माइक्रो इरिगेशन है ही नहीं, तो एफिशिएंसी कम हो गई। तो हो गया एक प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी रिलेटेड पॉइंट्स, पी खत्म। आई, फर्स्ट आई जब हम चलेंगे तो फर्स्ट पढ़ना है इनोवेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉइंट, या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉइंट। मैं गया इरिगेशन सिस्टम में, अब इरिगेशन सिस्टम में कुछ इंफ्रा रिलेटेड पॉइंट डाल सकता हूं या इनोवेशन रिलेटेड पॉइंट डाल सकता हूं कि भैया पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ही नहीं इरिगेशन सिस्टम में, डाल। उसके लिए मुझे नॉलेज पता होनी चाहिए जो मैं एग्रीकल्चर में पढ़ाऊंगा कि एग्रीकल्चर में 95% इन्वेस्टमेंट फार्मर खुद करता है। यहां चीजें कनेक्ट होनी स्टार्ट होंगी कि वो एग्री का इन्फो, एग्री का नॉलेज अपन यहां यूज कर पा रहे हैं, वो अपन क्यूपी में कर लेंगे कवर। बट मोटा मोटी खांचा ये लगाना है कि एक इनोवेशन या इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पॉइंट इसमें जाना ही जाना चाहिए। अब मैं अगर सिटीजन चार्टर में लगाना चाहूंगी कि इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या लगाऊंगा? तो मैं इसमें ये लगा सकता हूं कि इनोवेशन वाले पार्ट के लिए कि यार ना वो रेगुलरली अपडेट ही नहीं होता, एक बार बन जाता है वही चलता रहता है, तो वो एक इनोवेशन वाला एंगल में डाल सकता हूं। फिर आएगा इंटरमीडियरीज, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस। मोटा मोटी रफ स्ट्रक्चर अगर मैं समझाऊं
इसी तरीके से अपने को हर किसी के चैलेंज को कवर करना है। फिर आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, अब मैं हर किसी में पॉलिसी लिखूंगा तो मतलब दूसरे क्वेश्चन में नहीं तो तीसरे क्वेश्चन में इवैल्यूएटर बोलेगा भाई पॉलिसी है, तो मैं कहूंगा देखो भाई अब मैं इस टेम्पलेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक में मुझे पॉजिटिव वर्ड्स लिखने हैं, एक में मुझे नेगेटिव वर्ड्स लिखने हैं। अब मैं पॉलिसी के पॉजिटिव कीवर्ड्स लिखना स्टार्ट करूंगा। भेजूं कि खुद दिमाग लगाओगे, क्या करना चाह रहे हो? खुद लगाएंगे फिर भेज दूंगा, मेरे पास बहुत है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं सब हेडिंग देना चाह रहा हूं ना। अब नेक्स्ट क्या आएगा कि पॉलिसी नहीं लिखूं, मैं पॉलिसी से मिलता जुलता कोई वर्ड लिखूं और वो पॉजिटिव टोन का होना चाहिए। वो इफेक्टिव लॉज भी हो सकता है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन भी हो सकता है, इफेक्टिव ऑन ग्राउंड वर्कफोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, बट वो होना पॉलिसी स्कीम और लॉ से रिलेटेड होना चाहिए और पॉजिटिव में होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको 5 सिनोनिम बनाने हैं इसके। बहुत खराब हो सकते हैं वो, अभी नहीं घर पे बनाएंगे, बट समझो अभी। और 5 नेगेटिव बनाने हैं। इन उल्टा मत कर देना कि यहां इफेक्टिव पॉलिसी लिखो, यहां इनइफेक्टिव पॉलिसी लिखो, ऐसा मत करना। वहां अगर इफेक्टिव पॉलिसी लिख रहे हो तो यहां लिखोगे पॉलिसी मायोपिया। अब यहां अच्छे वाले एकेडमिक कीवर्ड्स का सिग्निफिकेंस समझ में आता है कि मैं डेली न्यूज़पेपर से क्यों बनवा रहा हूं। मायोपिया एक टर्म होता है, मायोपिया मतलब पास का दिखने वाला, बस ऐसे ही है ना, लॉन्ग टर्म नहीं दिखता। हाँ तो मतलब पास का दिखता है, सिर्फ पास का दिख रहा है मुझे, तो पास का दिखने वाला पॉलिसी, दोनों को जोड़ दो, उसको बोलेंगे पॉलिसी मायोपिया। या फिर मैंने पॉलिसी इसके लिए बनाई, 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 तो फ्रेगमेंटेड पॉलिसी, इरिगेशन वाले में डाल सकते हैं फ्रेगमेंटेड पॉलिसी। क्यों? एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे, स्टेट लिस्ट में आता है, तो हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसीज बनी हुई है, तो वो पॉइंट वहां से जनरेट हो गया। फ्रेगमेंटेड पॉलिसी सिटीजन चार्टर में भी लिख सकते हैं अपन, वहां भी लिख देंगे हर डिपार्टमेंट ने अपनी अलग अलग पॉलिसी बना रखी है, तो कोई यूनिफॉर्म सिटीजन चार्टर का मॉडल नहीं है। तो एज ए सिटीजन मुझे समझ नहीं आता कि क्या क्या वाला पार्ट मिलेगा, तो मैं कुछ पॉजिटिव कीवर्ड लिखूंगा, 5 नेगेटिव कीवर्ड लिखूंगा। अब यार क्वेश्चन चैलेंजेस का। चैलेंजेस में अगर पॉजिटिव भी तो आ सकता है। पॉजिटिव कैसे है? जैसे लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि भाई अच्छी पॉलिसी थी, अच्छा प्रोडक्टिविटी थी या क्वालिटी थी, अच्छा इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट था, अच्छा इंटरमीडिएट फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो मतलब मैं सेम टेम्पलेट को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह यूज कर सकता हूं, तो इसलिए 5 पॉजिटिव टर्म्स यूज करूंगा, बिकॉज 5 से ज्यादा पॉजिटिव सवाल नहीं आने वाला, और 5 नेगेटिव यूज करूंगा। इसको रटेंगे, होने के बाद ये रटे जाएंगे। अभी के लिए मतलब अगले 2 महीने अपने को इनको रटने पे ध्यान देना है। बाद में क्योंकि हम डेली न्यूज़पेपर वाला काम कर रहे हैं, तो मेरी एकेडमिक वोकैबुलरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि रियल टाइम में आ जाए। आप इन बच्चों के आंसर्स देखेंगे तो ये रियल टाइम में जनरेट हो जाते हैं, बट रियल टाइम में अब आपको थोड़ी नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस लिखने के लिए रटना पड़ता है, आपकी वोकैबुलरी में आ गया है। अब आपको अगर कुछ कमी लिखनी है ना, तो लैक ऑफ दिस, ये आपका कॉमन वर्ड है। अब आपको रटना नहीं है लैक करके, लैक का मतलब नहीं मिलना या जो भी हिंदी बोलोगे आप। सिमिलरली उस लैक को उठा के मुझे डेफिसिट में ले जाना है, कि डेफिसिट आपके लिए कॉमन वर्ड मिल जाए। रादर देन यू राइटिंग लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लिखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। क्यों? बिकॉज फिर मैं फर्स्ट वर्ड गायब करके डिस्कस कर सकता हूं। स्किल डेफिसिट भी तो हो सकता है, एक्सपोर्ट डेफिसिट भी तो हो सकता है, इनोवेशन डेफिसिट भी तो हो सकता है, तो फिर वो एक कीवर्ड बन जाएगा जो इंग्लिश वर्ड से हल्का सा ऊपर है। सारी कहानी मेंस में उन 100 नंबर की है बस। आप बहुत खराब करोगे तो आपके 100 नंबर कम आएंगे, बहुत अच्छा करोगे तो 100 नंबर ज्यादा आएंगे, बस। और कोई गेम नहीं है। और 100 नंबर कितने क्वेश्चन में? ऑप्शनल के 20-25 क्वेश्चन, जीएस के 80 क्वेश्चन, तो 100 नंबर 100 क्वेश्चन, उतना ही गेम है बस। हम ये से तुम इतने दिन मेरे पास पढ़ोगे और क्या करोगे, सिर्फ उन्हीं 100 नंबरों के लिए जाने वाला है बस। बिकॉज उस मेरे बिना भी आप उस 100 नंबर की डेफिशिएंसी वाले पार्ट में कुछ तो पहुंच ही जाओगे। साथ में पहुंचेंगे तो 100 नंबर पक्का पक्का जुड़ जाएंगे, बस इतना ही वैल्यू एड है। और वो तब जब अपन इसी वे में चलेंगे। बिकॉज आप चाहें या ना चाहें, आप 5 टॉपर ढूंढो, उन 5 टॉपर की आंसर राइटिंग का स्टाइल ढूंढो, अगर वो ऐसे ही है तो ऐसे ही सीखनी पड़ेगी आपको, बिकॉज यू हैव टू कम्पीट विद दीज किड्स ओनली।
एज आई टोल्ड यू हैव टू compete with that guy अविचल, एक दिन वो भी एग्जाम लिखने वाला है ही, तुम्हारे साथ ही लिखेगा, तुम्हें वैसे ही और बच्चों से compete करना पड़ेगा। तो इसलिए पेडागोगी यही रखेंगे। करीब करीब 20 सवाल आते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा कि कितने क्वेश्चंस में टेम्पलेट यूज कर पाएंगे हम। ये तो अच्छी चीज मिल गई सर, ये तो बात, तो फिर हर कोई आपका आईएएस क्यों नहीं बन रहा? तो उसके पीछे दो डिस्क्लेमर हैं। एक, ये टेम्पलेट वाला 2-3 साल से ही शुरू किया है हमने, फिर भी क्यूईपी से 40-45 सिलेक्शन होते हैं, हर साल होते हैं। वो नंबर अभी और बढ़ जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। 20 सवाल में से अपन 6 से 8 क्वेश्चन में ही टेम्पलेट यूज कर पाएंगे बस। बाकी सब ऐसे सवाल आएंगे जो टेम्पलेट से बाहर होंगे, जो अपन नहीं लगा सकते हैं। तो 6 to 8 क्वेश्चंस टेम्पलेट से सॉल्व होंगे, प्लस 6 to 7 क्वेश्चंस बाकी क्यूईपी के कंटेंट से सॉल्व हो जाएंगे। तो मोटा मोटी मैं आपको 20 में से 15 क्वेश्चंस में अबव मार्केट बना दूंगा। 5 क्वेश्चन की मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। वो इतने रैंडम होते हैं कि या तो मैं आपको 5000 पेजेस के नोट्स दूं और फिर बोलूं देगा मैंने पढ़ाया उसी में से आया, बट वो वायबल नहीं है। तो कुछ में गैम्बल करेंगे। हो सकता है किसी का साइंस एंड टेक स्ट्रांग हो तो आप साइंस एंड टेक एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, तो फिर वो आप 18 पे अच्छे हो गए। किसी का एनवायरमेंट अच्छा हो सकता है तो हो सकता है 17 पे अच्छे हो गए। किसी का इको अच्छा हो सकता है तो हो सकता है 17, 18, 19 पे अच्छे हो गए। वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है। उस स्ट्रेंथ एरिया पे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देना। कंटेंट एमबीएस में से ही आएगा। फिर उसको उस फॉर्मेट में आगे लेके जाएंगे। तो करें थोड़ा 2 पॉइंट्स में दिमाग लगाओगे? लगाओ, हम भी तो देखें क्या कितना सीखे हो 1 महीने में। लगाओ जरा, टेम्पलेट में लिखो पॉजिटिव और नेगेटिव। लिख तो रहे हैं बाग जी, क्या बढ़िया लिख रहे हैं यार। बच्चा लिख रहा है पॉपुलिस्ट पॉलिसी, रेगुलेटरी वैक्यूम, लिख रहा है, हो जाएगा। पॉलिसी गैप, पॉलिसी फटीग, पॉलिसी कोलेस्ट्रॉल, सही है, नाइस। पॉलिसी भर लिया तो प्रोडक्टिविटी भरेंगे। ग्रास रूट पॉलिसी से बेटर है भूपेंद्र डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी। पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिविटी से बढ़िया है होलिस्टिक पॉलिसी। पॉलिसी डिटर्मिनिज्म चैट जीपीटी से निकला हुआ है तो वो बकवास है। पॉलिसी एमनीजिया अगेन इज एन नॉट सो गुड वर्ड। पॉलिसी टोकनिज्म अच्छा है नेगेटिव में। पॉलिसी ग्रिडलॉक अच्छा है नेगेटिव में। एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी अच्छा है। स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी, स्ट्रक्चरल अनकोहेरेंस, ऐसा कुछ निकालते हैं। इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया अच्छा है। रिसोर्स मिसडायरेक्शन ओके इस टाइप है। अनीमिक पॉलिसी ठीक है, नॉट वेरी रेगुलरली यूज्ड। ठीक है। हो गया? अरे बनाया कुछ, पहले तुम बताओ फिर दिखाएंगे। ऐसे कैसे? बोलो, बोलना भी होगा। तुम्हें क्या लगा था क्यूईपी मतलब अपन इस तरफ से, ये क्यूईपी का बॉक्स है, इस तरफ से खुद को डालो और वहां से आलू डालो सोना निकलेगा? ऐसा थोड़ी होता। ऐसे मेहनत डालो तो सिलेक्शन निकलेगा। बोल भाई क्या लेगा? हाँ, नेगेटिव में लेजिस्लेटिव वैक्यूम, पॉलिसी वैक्यूम, लीगल वैक्यूम, कुछ भी हो सकता है। मैं मारूंगा तेरे को। अब यही समझाया था कि ये नहीं करना, वहां वैक्यूम और यहाँ एक्शन, हद हो गई। वेग पॉलिसी, वेग से अच्छा है पॉलिसी, लेकिन इज बेटर देन इनेबलिंग लॉ। कॉमन है ना, ऐसे कीवर्ड नहीं है। पॉलिसी डेट ट्रैप, डेट ट्रैप तो लोन लेने का हो गया। पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है। पॉलिसी पैरालिसिस, नेगेटिव नेगेटिव चल रहे हैं अपन, ठीक है पहले नेगेटिव बताओ। हाँ, अबे अनवायबल, इसे कॉमन टर्म तू समझ नहीं रहा। 4 साल 3 साल की एंजाइटी तो तुम्हें है, इवैल्यूएटर को समझ ही नहीं आता है। मुझे ही नहीं समझता 40 साल के ऑलमोस्ट में, तो उसको 65 साल में क्या ही समझेगा। उसको लगता है कि ये उसको ऐसा लगेगा। तू अपने दादा के पास जा या दादी के पास जा, उसको बोल दादी एंजाइटी हो रही है,
तो वो दादी बोलेगी कि भूत भूत कुछ नहीं होता, रहने दे तू। हाँ बोलो, और क्या नेगेटिव? इम्प्लीमेंटेशन एनर्जी, इम्प्लीमेंटेशन इनर्शिया हो सकती है, पॉलिसी इनर्शिया ही कर ले, एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया कर ले, इम्प्लीमेंटेशन इनर्शिया कर ले, ठीक है। और क्या होगा? कॉमन है। डिप्राइव्ड पॉलिसी नहीं, डिप्राइव्ड तो लोग होंगे ना, पॉलिसी कैसे डिप्राइव्ड हो गई यार? रिग्रेसिव पॉलिसी हो भी सकता है। रिग्रेसिव पॉलिसी अपन टैक्सेशन में यूज कर सकते हैं, इन्फ्लेशन में यूज कर सकते हैं। रिग्रेसिव पॉलिसी, पॉलिसी पॉवर्टी हो सकता है। ये बनी बात। अब तुम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। पता है नेक्स्ट लेवल क्या होता है? नेक्स्ट लेवल को कहते हैं अपन रिदमिक कीवर्ड्स। रिदमिक कीवर्ड्स आजकल आप सरकार के उसमें देख रहे होगे, मीगा प्लस मेगा इक्वल्स टू दिस टू टैक्स दिस। दोज कीवर्ड्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम वर्ड, या फिर बोलने में सेम सुनाई देते हैं। IT प्लस IT इक्वल्स टू IT, ये सब रिदमिक कीवर्ड्स हैं। तो पॉलिसी पॉवर्टी, P एंड P, वो दो शब्द जोड़ रहे हो, ये और नेक्स्ट लेवल है। वो धीरे धीरे सीखोगे, अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा है। दीज आर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कॉमन टर्म्स, जो अपन यहां अकेडमिक कीवर्ड्स अपन कॉमन कर रहे हैं, उससे वो नेक्स्ट लेवल है। या फिर सब हेडिंग्स में फ्रॉम एंड टू वाले एकेडमिक कीवर्ड्स यूज करने हैं, वो भी नेक्स्ट लेवल है। वो सिखा दूंगा मैं धीरे धीरे, 2-3 महीने में सीख जाओगे वो भी। अभी तो बेस क्लियर कर लेते हैं, अभी तो नॉर्मल कर लेते हैं। और क्या होगा नेगेटिव में? पॉलिसी खत्म करते हैं ना, तो पॉजिटिव में बताओ पॉलिसी के। बोल भाई, ये भैया बताएगा, चुपचाप थोड़ी बैठेगा। हाँ बोल। सरप्लस पॉलिसी क्या ही टर्म यूज करेगा? सरप्लस पॉलिसी क्या पॉजिटिव है? इंक्लूसिव पॉलिसी बोले तो समझ में भी आता है, होलिस्टिक पॉलिसी बोले तो समझ में आता है। सरप्लस पॉलिसी, टू मेनी पॉलिसीज आर बैड। और क्या होगा पॉजिटिव? हाँ बॉटम अप, डिसेंट्रलाइज पॉलिसी कर लो, डिसेंट्रलाइज, बॉटम अप। फिर एक और होता है, देखना समझना, कि जो आप बोलना चाह रहे हो ना, हो सकता है वो एक प्रिंसिपल हो, जैसे कि मैक्सिमम खर्चा लोवेस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पे होना चाहिए, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। शायद पढ़ा हो, शायद नहीं, पता नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी कहता है कि सबसे ज्यादा पैसा स्पेंड लोकल बॉडी को करना चाहिए, वो जो ना कर पाए वो डेलीगेट करना चाहिए उसको स्टेट गवर्नमेंट को, और जो स्टेट गवर्नमेंट ना कर पाए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। अपना उल्टा चलता है ना, टॉप डाउन अप्रोच चलता है। सेंटर, फिर सेंटर के पास रिजर्व लिस्ट है, वो जो नहीं कर पाता वो स्टेट को देता है, जो स्टेट नहीं कर पाता वो लोकल बॉडीज को देता है। उल्टे वाले प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। कहीं कहीं हम वो भी कर सकते हैं, ये रादर देन मेंशनिंग डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी, अपन ये कंसेप्ट को ही सब हेडिंग बना देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ये भी हो सकता है। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जब आपको ऐसा लगेगा कि यार पॉलिसी के तो सेम रिपीट हो रहा है ना कंटेंट, पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी, तो मैं कह रहा हूं कुछ को पॉजिटिव वो पॉलिसी लिखेंगे, कुछ को उसका कंसेप्ट लिख देंगे, तो वो रिपीटिशन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस प्रोसेस यही चलाना पड़ेगा अपने को, सोचेंगे अपन इसी तरीके से, ठीक। तो पॉजिटिव बता रहे थे तुम, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी, पॉलिसी पैराडियम। पैराडियम्स तो न्यूट्रल है वो, न वो पॉजिटिव है न वो नेगेटिव है। हाँ डाइवर्सिफाइड पॉलिसी, ठीक है। लैंडमार्क पॉलिसी इंग्लिश है, इट्स नॉट एन एकेडमिक वर्ड। पार्टिसिपेटरी पॉलिसी, ठीक है, पी जा रहा है तो बेटर है। पॉलिसी वेलफेयर गेन, ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा बनाने का नहीं है ना। हाँ ट्रस्ट, ये सब बनाए हुए हैं अभी अपन, ट्रस्ट वहां से उठाया, बिल्डिंग वहां से उठाया, और पॉलिसी वहां से उठाया। ऐसा अच्छा होना भी तो होना चाहिए। तो अब ये जो इसने बोला कि अब प्रो पीपल पॉलिसी इसने बोला, तो यहां से मुझे मोदी जी का वो P2 G2 याद आता है, या P2 प्रो पीपल प्रो गवर्नेंस, वही सब हेडिंग बना दूंगा मैं एज इट इज, रादर देन वो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसा तो नहीं है बहुत जल्दी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उसमें है तो आप बता सकते हो, मैं अपने आप को ऐसा कुछ दिन और होल्ड रख सकता हूँ, नहीं तो मेरे हिसाब से सब समझ जाओगे, थोड़े सब कुछ समझ थोड़ी आएगा। पहले दिन में सब समझ आ जाए तो फिर काहे की यूपी के 30,000 रुपए दिए वे, फिर तो टेलीग्राम ही पढ़ा देता, ऐसा थोड़ी होगा। 30-40% समझ में आ रहा है? आज झूठ बोलोगे कल घर जाओगे फिर कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं मेरा लेवल उतना ही होगा जितना तुम्हारा है।
प्री मेंस के बीच में क्लास में बैठोगे, जब जब सेलेक्टेड बच्चे बैठेंगे तो मैं बहुत ही वहां पढ़ाता हूँ, इसके ऊपर निकल जाता हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते। तो जितना क्लास का लेवल होगा उतना ही मुझे रखना है। तो अगर तुम बोलोगे नहीं थोड़ा धीरे रख तो धीरे रखेंगे, तुम बोलोगे थोड़ा तेज रख तो तेज रखेंगे। तुमने मेरी 100 की क्लासेस देखी होंगी, तो मैं उसका 2 टाइम्स, वो जो डिस्कशन था उसका 2 टाइम्स का लेवल है मेरा बाय डिफॉल्ट। उसकी वो मैक्सिमम गाड़ी चलती है तो मैक्सिमम स्पीड होती है ना, तो वो मैक्सिमम है। उससे जितना धीरे आना उतना धीरे ले आएंगे। 30-40% समझ में आ रही है आज की क्लास? पक्का? ठीक है, चलेंगे फिर, सही चल रहा है। और क्या पॉजिटिव? अब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एक्रोनिम्स को भी याद रखिया है। फ्रॉम, अब ये फ्रॉम इंटेंट टू इम्पैक्ट, ये एक कीवर्ड हो गया। आई टू आई जा रहा है तो रिदमिक कीवर्ड हो गया, और एक सब हेडिंग हो गई रियल टाइम में। ये है अल्टीमेट, ये है 500 नंबर लाने का गेम। देखो अगर जीएस में 500 आने हैं इस बार, जो बच्चे लिख रहे हैं उसमें से आएंगे कुछ कुछ के, जो अभी 25 लिखेंगे इसमें, जिससे हम 6 महीने मेहनत कर रहे हैं जिनके साथ में। तो ये अगर अपन रियल टाइम में लिख पाए तो ये है 500। ये है हिस्ट्री, श्रुति शर्मा 494 हिस्ट्री है वो। मतलब दिस इज व्हाट शी एक्चुअली क्रिएटेड इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। रैंक वैंक तो और बातों के आए हैं, 3-4 साल छोड़ दूं तो नाम भी याद नहीं होगा अपने को। तो अगर वैसा सोच है, जरूरी नहीं है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, तुम 70 रैंक लाओ, 60 लाओ, 50 लाओ, 40 आईएएस मिल जाएगा ठीक ठाक सा। कैडर नहीं मिलेगा तो उसका भी कुछ जुगाड़ कर लेंगे, शादी वादी कैडर बेस्ड मेरे सब हो जाता है वो वाला कुछ कुछ जुगाड़, उस वाले पॉइंट। फिर वो इंडिविजुअल है कि हम जिंदगी में क्या करना चाह रहे हैं, हाउ बिग इम्पैक्ट आई वांट टू क्रिएट। कि क्या मैं, क्योंकि रैंक 1 रहता है तो लगाओ सर्विस लॉन्ग में रहता है वो, या बेस्ट रैंक्स जो रहते हैं वो सर्विस लॉन्ग में रहते हैं। तो क्या वैसी सोच, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट ए सिंपल गेम कि अपन सोचो हाँ रैंक 1 लाएंगे और उसी झूठे सपने में चलते रहें ना। अगर वैसा सोचना है तो वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मतलब समझ लो कि अगले 18 महीने आप खाना पीना ये वो सब भूल जाओ, मतलब देन एग्जाम इज द ओनली प्रायोरिटी। बट वो डूएबल है, ऐसा नहीं है कि डूएबल नहीं है। क्योंकि अभी आप जिन टॉपर्स की वजह से मेरे पास आए हो उन सबसे तो कहीं ना कहीं तो जेन्युइन फीडबैक मिला होगा तभी आए होगे। तो 350 से 110, 15, 12, 13 नंबर कैसे बढ़ते हैं वो मैंने देखा है, वो मैंने बढ़ाए हैं। तो अब वहां से 500 कैसे लेके जाना है अब तक देखा नहीं है, बट उन दिख जाता ना यार कि इस वाले पार्ट पे करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो वो सुप्रीम है, अभी के लिए छोड़ देते हैं सुप्रीम, इसको हटा देते हैं, अभी तक यहाँ रखते हैं। इसमें भी रिदमिक कीवर्ड्स की सब हेडिंग चल सकती है कि मुझे पॉलिसी लिखना है तो मैं प्रोएक्टिव पॉलिसी मेकिंग लिखूं रादर देन मैं इंक्लूसिव पॉलिसी लिखूं। तो प्रोएक्टिव पॉलिसी पॉजिटिव हो सकता है। पॉलिसी नज, नज क्या होता है? नज होता है ऐसा ऐसा हल्का सा घुटनी मार देना है ना, क्या क्या बोलते हैं इसको, कोहनी मार देना, घुटना, सही जा रहे हो। इनके सर की घुटना जो है वो हाथ में हो रहा है, वो बढ़िया। तो अब मैंने ये कोहनी मार के हल्का सा चेंजेस कर दिया। तो नज इकोनॉमिक्स करके कंसेप्ट होता है, आपने देखा भी होगा ना, बाय डिफॉल्ट जब आप कोई टिकट बुक कराते हो तो बाय डिफॉल्ट एक चेक बॉक्स रेट होता है, प्लीज डोनेट 1 रुपीज। आपको फिर अनसेलेक्ट करना पड़ता है उसको बोलते हैं नज इकोनॉमिक्स। या गिव इट अप कैंपेन जो सरकार लेके आई थी, तो उन सबको बोलते हैं नज इकोनॉमिक्स, हल्का सा, रादर देन कोअर्सिव नज इकोनॉमिक्स। सो पॉलिसी नजिंग ये भी हो सकता है कि सरकार खुद ही करे, तो खुद ही फार्मर को बोल दे भाई तू थोड़ा कम ओवर इरिगेशन को यूज कर उस वाले पार्ट के, रादर देन की उसको बोले कि तेरे को बिजली का कनेक्शन ही नहीं मिलेगा, या उसको बोले कि तेरे को एक दिन में सिर्फ 6 घंटे ही बिजली आएगी। उसकी जगह उसको अवेयर कराया जाए कि टू मच ऑफ फ्लड इरिगेशन हाउ इट इज गोइंग टू डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर सॉइल, तो उसको बोलेंगे नज इकोनॉमिक्स। फिर इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग ओकेश है, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस हो सकता है, डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग हो सकता है। फिर फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क, ये बच्चा ठीक ही सीख रहा है ना, नाइस। ये पॉजिटिव हो गए। और नेगेटिव में क्या हो सकता है? ब्यूरोक्रेटिक ग्रिडलॉक हो सकता है, लेजिस्लेटिव डॉर्मेंसी हो सकता है, सही बात है। ये क्या लिखा है? गवर्नेंस वॉइड, पॉलिसी वॉइड, गवर्नेंस वॉइड। एग्जीक्यूटिव लेथार्जी हो सकता है, ठीक है। पॉलिसी इनर्शिया, पॉलिसी मायोपिया, पॉलिसी पैरालिसिस, पॉलिसी पॉसिटी, पॉलिसी डेडलॉक, वाह कुछ भी यूज कर लेंगे। रेगुलेटरी वैक्यूम हो सकता है, और स्टैट्यूटरी साइलेंस, एसएस। एज ए टीचर हमें बड़ा बढ़िया लगता है जब बच्चा एकदम पकड़ जाता है कि हाँ हम क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या लिखना है उसको। तो स्टैट्यूटरी साइलेंस, नाइस।
ये पीसीएस वाले बच्चे हैं, लेट मी टेल यू, रियल टाइम कुछ नहीं होता जिंदगी में। आप कहां रियल टाइम लिखेगा, तो क्या बात कर रहे हैं, ये सोच है। रियल टाइम में तो ऐसा सवाल नहीं आएगा ना, रियल टाइम में कहां ऐसा सवाल है। सवाल तो ये लिखने हैं, ये हाँ, ये भी नहीं, ये उससे पीछे की मेहनत है। बात रियल टाइम होने और ना होने की है ही नहीं, बात तो ये है कि क्या ये डॉक्टर ऐसी सर्जरी कर सकता है। फिर बाद में देखेंगे कि अच्छा ठीक है उसने जान बचाई, कभी कभी मार भी देता है पर ज्यादातर बचा लेता है, उसी बेसिस पे चले जाते हैं, उतना हाथ साफ होता है ना उस पार्ट के लिए। तो रियल टाइम और अनरियल टाइम इज सेकेंडरी। जैसे अगर मैं तेरे को समझाऊं तो साइकिल चलानी आती है, साइकिल बाइक वाइक चलानी आती है, जब शुरू में सीखी होगी, शायद कैंची वैंची लगा के सीखी होगी, जैसे भी सीखा होगा एंड ऑल, तब तेरा ध्यान क्या रहता था जब तू साइकिल चलानी सीख रहा था? What was your priority? To reach from A to B in 20 seconds या 15 seconds, या वहां जाने से पहले गिरना नहीं है, बैलेंस बनाना कैसे है वो सीखना, बैलेंस होना। तो ये वो बैलेंस है, ये सीख जाएगा तो साइकिल चला लेगा, साइकिल चला लेगा मतलब 7.2 मिनट्स में आंसर लिख लेगा। अगर वहां तूने गड़बड़ किया होता तो तेरे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। वही तो है ना, अगर उस वाले पार्ट पे ध्यान नहीं दिया तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर या तो क्वालिटी छोड़ेगा या फिर लिख नहीं पाएगा, एक ही कहानी है। तो अभी ये तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हैं, दिस इज नॉट रियल टाइम रियल टाइम। यहाँ वो क्वेश्चन नहीं आता रियल टाइम। जब आंसर लिखेंगे आप, जब अपनी जिंदगी में पहले आंसर लिखोगे, इससे कोई भी एक आंसर लिखा आज तक? कितने लिखे हैं? बहुत कम। क्या होता है, 3-4 तो नेगेटिव ही है, मतलब क्यों ही 3-4 कह के इस ब्रह्मांड पे आप वो कर रहे हो एहसान, उसको जीरो ही बोल दिया कर आज से। हाँ जीरो। फाउंडेशन की क्लास की है, कहाँ दिए हैं 1-1.5 लाख रुपए का ऐसा प्रसाद, हे प्रभु मेरे घर पे 1.5 लाख एक्स्ट्रा हो रहा है, कृपा करके ग्रहण करें। कौन से मंदिर में गए थे? टेलीग्राम वाले किए हैं, 10,000 वाले हैं, 8-10 हजार होगा, 15 होगा। हाँ तो इतना तो फिर बहुत। और तू क्या चाह रहा है, 10,000 में क्या सिखा देगा उधर को? फिर तो ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन भी ज्यादा है। मैं उसको इसलिए सपोर्ट करता हूं कि वो मार्केट बढ़ा रहे हैं ये सारे। ये वहां से बच्चे को पता चलता है यूपीएससी क्या है, फिर वो क्वालिटी तो दे नहीं पाते, तो वो असंतुष्ट हो जाते हैं। वो असंतुष्ट बच्चा मेरे यूपी में आ जाता है। 0% एक्विजिशन कॉस्ट, बता, कोई कॉस्ट नहीं देनी मुझे, क्योंकि वो खराब कर रहा है इसलिए बच्चा आ रहा है। तो मैं बड़ा खुश हूं उनके 8,000 10,000 वाले कोर्सेस। क्या कह रहा था तू भी वहीं से? क्या 10,000? ठीक है ना, 10,000 लायक तो ठीक ही है। और क्या सिखाएगा कोई 10,000 में? प्रैक्टिकली सोचो, वही कह रहा हूँ, तो इतना बहुत है, उसने सपने दिखा दिए, कम है। 10,000 में आईएएस बनने का सपना समझ रहे तू? माँ बाप 1 साल से इज्जत कर रहे तेरी, मिठाई भिजवा रहे हैं, घर जाता होगा तो करते हो हाँ हाँ बेटा ध्यान रख एंड ऑल, माँ भी शाम को पूछती होगी हाँ पढ़ाई हो रही है। अब तू समझ रहा है, बहुत है यार। 10,000 में इतनी इज्जत मिल जाए बच्चे को, और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया है। चलो नेक्स्ट, चलो पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव पढ़ रहे हैं। अब प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी का पॉजिटिव पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि एग्रीकल्चर का होगा तो बच्चे लिखने का फूड सिक्योरिटी फोर्ट्रेस, ठीक है। आत्मनिर्भर डैश, अब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, एग्री होगा तो आत्मनिर्भर कृषि कर लिया। वो अपने उस हिसाब से किस टॉपिक स्पेसिफिक आया है वो लिख लेंगे, आत्मनिर्भर डैश वाला। यहाँ क्योंकि एग्री वाला था तो एग्रीकल्चर अबंडेंस हो गया, ए लिखा हुआ है। वहां होगा तो मैन्युफैक्चरिंग अबंडेंस लिख लेंगे, वहां होगा तो लेजिस्लेटिव अबंडेंस लिख लेंगे, कुछ और वाला पार्ट लिख लेंगे इसमें। भाई वो तो नेगेटिव में जाएगा ना। हाँ तो वहां लिखा होगा ना, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, इनपुट आउटपुट एसिमेट्री, प्रोडक्टिविटी पिटफॉल, आउटपुट वोलेटिलिटी, यील्ड गैप, एग्रीकल्चर, ये ड्यूअल डिस्ट्रेस, तो लिखेगा ही ना। वो तो पहले ये सोच लेते हैं पॉजिटिव में सोचना है कि नेगेटिव में सोचना है। मुझे लग रहा है तेरे को नेगेटिव ज्यादा पसंद आ रहा है ना? आज बात नहीं हो रही दोनों में, दोनों भाई टीका लगा के आए हैं। बाद वालों को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है इनकी, हमारी आपस, हम तीनों की आपस की बातें। बाकी एक पार्टी बैठी थी अलग से, है ना। तो मेरी क्लास के बाद भी तुम ऐसे झगड़े कि बस वो दिन लास्ट था? हाँ तो और क्या गाली देगा इसका?
अरे हाथ मिलाते हैं बस। और कहाँ के रहने वाले हो तुम? इतने अच्छे लोग होते हैं वहां के, पुजारी टाइप्स के हैं। छोटी काशी एंड ऑल से आते हो तुम लोग। और तू कहाँ से भाई? मुंबई? बॉम्बे का है तू? पैसे वैसे वाला लड़का है यार। और क्या, हरियाणा के होते तो मजा आता भाई गॉड। तो हाँ क्या भाई साहब, कौन है ये? हाँ तो ये देख, बैठने का तरीका बता देता इनका। देख रहे तू ऐसे कति, जो मैं कहानी सुनाता था ना, एक बंदा होगा जो स्कॉर्पियो से उतरेगा, मोटी मोटी चेन होगी। हाथ देखो इसके, दिखा ना भाई, ये देखो। मैं एक, अच्छा तुम्हारे बैच में नहीं सुनाएगी, एक उसमें कहानी सुनाता था मैं, कि व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा होता है और स्कॉर्पियो से फर्स्ट सीट से उतरता है वो, और उतरता है, गोली मारता है, चला जाता है। और उससे पूछता, भाई मतलब तू, इस इशू हुआ, झगड़ा हुआ तो बात तो करता। बोला, जब गोली मार कर बात हो सकती है तो बात क्यों करनी है? समझ नहीं आया ना, कि जब किसी इंसान को जान से मार के बात हो सकती है तो बातें क्यों करनी है, हमें टाइम क्यों वेस्ट करना है? तो वो वैसा सा लग रहे हैं मुझे ये दोनों, नहीं लग रहे हैं? एनीवेज, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी समझते हो? फिर ये वो कंसेप्ट है, कीवर्ड और कंसेप्ट। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का मतलब ये है कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में तो मेरे पास वो चीज बहुत ज्यादा है, क्वालिटेटिव टर्म्स में नहीं है। एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन, क्वांटिटेटिव टर्म्स में अपन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में एग्रीकल्चर के, 30% पॉपुलेशन माल नरिश्ड है। तो पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में तो हम सरप्लस हैं, लेकिन 3 करोड़ हाउस होल्ड्स के पास में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। एजुकेशन, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो मेरा 100% से ऊपर पहुंच गया है प्राइमरी एजुकेशन में, बट इतने परसेंट बच्चों को एसर की रिपोर्ट के हिसाब से सेकंड क्लास का पढ़ना नहीं आता है, लर्निंग आउटकम्स नहीं है। या फिर कुछ एक्सपोर्ट का डेटा डाल देंगे, एमएसएमई का डेटा डाल देंगे कि भाई एमएसएमई टर्म्स में तो अपन 6.25 करोड़ है, बट उनका शेयर जीडीपी में वैसे ही बहुत कम है। टैक्स पेयर्स का नंबर डाल सकते हैं कि टैक्स पेयर्स में अपन है तो 140 करोड़, बट टैक्स पेयर सिर्फ 3% 4% के आसपास में है। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में ज्यादा है, क्वालिटेटिव टर्म्स में उसका रिजल्ट कम है। तो ये कुछ कुछ कंसेप्ट हैं जो अपने को धीरे धीरे समझने पड़ेंगे। रादर देन मैं लिखूं प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, मैं इसी को सब हेडिंग बना दूंगा, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी को। कुछ बोल रहा था भाई तो? मिल्क में, मिल्क में क्या है, जाना है क्वांटिटेटिव टर्म्स में? क्वालिटी क्यों नहीं है यार, अच्छी नहीं है? यूएस तो है ही, वो यूएस बेस्ड रिपोर्ट, पागल है वो यूएस वाले। मुझे वो यूएस वाले ना एकदम, अब क्या बोलूं मैं। पहले ना हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हुआ करते थे इंडिया में, जैसे यादव्स में ही होते थे वो ज्यादातर, जैसे लालू यादव थे, वैसा वैसे सी फीलिंग आती है एकदम मेरे को ना डोनाल्ड ट्रंप को देख के, एकदम वैसी। इन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम रेलवेज को प्रॉफिट में बनाएंगे, उसके पीछे जो करना करे उन्होंने किया। साइड की 2 सीट थी, बीच में एक डाल दी, 3 सीट वाला पार्ट आ गया था अगर आप देखोगे एंड ऑल। जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट होता है उसकी जो हाइट थी, उस हाइट को आधा आधा फीट और बढ़ा दिया। मतलब जो मान लो 100 केजी कोयला लेके जा सकती थी, उसको बोला आज से तू 110 ले जाएगा। ये भूल गए कि भाई नीचे की रेलवे जो ट्रैक है उसकी क्वालिटी क्या है, ये है वो है। तो एट एनी कॉस्ट ही मेड रेलवेज प्रॉफिटेबल। तो वैसे ही ट्रंप का है, उसने जब बोल दिया कि हाँ ठीक है अब हम वॉर रुकवाएंगे, तो फिर वो अब वॉर रुकवाएगा। अब चाहे उसको पुतिन से हाथ मिलाना पड़े, उसको अपना अच्छा खराब बोलना पड़े, चाइना के साथ में कुछ। सो फॉरेन पॉलिसीज में ना लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसीज बनते हैं। डिप्लोमेसी इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स नॉट एन एडहॉक गेम। आज मैं ये चाहूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब कि अगर मनमोहन सिंह जी चाहते तो कुछ और होता, और मोदी जी चाहेंगे तो कुछ और होगा, वैसा नहीं होगा। फॉरेन पॉलिसीज कंटिन्यूअस चलती हैं। तो अगर आप एज ओल्ड फ्रेंड्स को, यूरोप यूरोप जैसे को आप बाईपास करोगे, उस पर टैरिफ लगाओगे, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोसेस। पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द हेजिमनी ऑफ यूएसए, जो अब तक चल रहा था। मान ही रहे थे ना अपन कि भाई तू वर्ल्ड का डेमोक्रेसी प्रोटेक्टर है तो आ हमें बम फेंक दे। ऐसा ही चल रहा था। इराक में उन्होंने बिना यूएन के आउटसाइड किया, ईरान में किया, कहीं और किया, सीरिया में किया। दे पुट सैंक्शंस रशिया के खिलाफ किया आउटसाइड यूएन वाला लिमिट, बट देयर वर नॉट मच रेजिस्टेंस अगेंस्ट इट इन द वर्ल्ड। बिकॉज वो ऐसा ही होता ना कि जब एक चीज मैं खराब कर रहा हूं तो हो सकता है मैंने पुराने कुछ अच्छे काम किए हों। इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं अपन डिप्लोमेटिक कैपिटल।
कैपिटल क्या होता है अपना? फाइनेंशियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल। वैसे ही होता है डिप्लोमेटिक कैपिटल, वैसे ही होता है लीडर्स की डिप्लोमेटिक कैपिटल। जैसे अपन ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था जब, तो बहुत ज्यादा कुछ हाई हल्ला आया नहीं इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर से, बिकॉज वो मोदी जी की खुद की पर्सनल डिप्लोमेटिक कैपिटल थी। उन्होंने कभी फेवर्स दिए होंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जब बाहर से पंजाब में लोग आए, माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट जब वापस आए थे, तो वो चेन पहन के आए थे, यूएस वालों ने जो भेजा था, बट इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं किया उसका। वो हो सकता है जो बंदा हमने आज अभी एनआईए पकड़ के लाया उसके खिलाफ में किया हो। तो इट्स ऑल द डिप्लोमेटिक कैपिटल। अब वो डिप्लोमेटिक कैपिटल कभी बढ़ जाता है और कभी वो कम हो जाता है। तो वो प्रिपरेशन में भी ऐसा ही चलेगा, आपके सर्कल में भी 2-3-4 लोगों का जब आप सर्कल बनाओगे, दोस्त बनाओगे, उसमें ऐसे ही चलेगा। तो हो सकता है कि पूरे पिट्स चैलेंज के नोट्स आपने दे दिए और सामने वाले को लगे कि यार मैंने इसको नोट्स दिए, इसने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है। तो इट्स अ लॉन्ग गेम, इट्स नॉट अ शॉर्ट गेम। सो ट्राई टू ट्रस्ट एस्पिरेंट्स, जेन्युइन वाले ही, खराब भी मिलेंगे तो परखना सीखो। अगर 3-4-5 बच्चों का अच्छा ग्रुप बन जाता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। ये पूरी कहानी इसलिए सुना रहा था, 4-5 लोगों का अच्छा ग्रुप बनाओ जिसमें एनर्जी बढ़ सकती है उस पार्ट के लिए। चलो, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी हुआ, इनपुट आउटपुट एसिमेट्री हुआ, प्रोडक्टिविटी पिटफॉल हुआ एंड ऑल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनएडिक्वेसी, इनोवेशन इनएडिक्वेसी भी कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक हो सकता है, चेंज अवर्जन, नहीं ये तो अच्छा नहीं है, इनोवेशन इनर्शिया, ठीक। फिर मिडलमैन मेनास, सप्लाई चेन बॉटलनेक, थोड़ा रिपीट हो रहा है बॉटलनेक, तो वो करेंगे। लिंकेज लिमिटेशन, LL, opaque market linkages, fragmented supply chain and all, digital divide। अब इन सब के ना कुछ कॉमन फैक्ट चलते हैं हमेशा ही, जो अपन हर थीम में धीरे 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 पढ़ेंगे। कि जब मैं डिजिटल डिवाइड कह रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि रूरल और अर्बन में कितना डिजिटल डिवाइड है, मेल और फीमेल में कितना डिजिटल डिवाइड है। तो वो क्यूईपी में एक डिजिटल इंडिया की थीम होगी, वहां पढ़ लेंगे। हर किसी से पहले अपन फैक्ट पढ़ते जाते हैं, तो उसके लिए मैं ये दिखाता हूँ कि मैंने, आप जैसे हेल्थ केयर का वो है, तो अब हेल्थ केयर के अंदर मैंने बता दिया कि मुझे ये बताना है कि इंडिया में कितनी % पॉपुलेशन है जो इकोनॉमिक है, मतलब जो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमी को। बच्चों से तो काम कराओगे नहीं, ओल्ड एज से भी नहीं कराओगे, तो मोटा मोटी आप सोच रहे हो 16 साल से 60 साल, 15 से 60, 59 ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लाइक दिस इन दिस एज। टाइम कितना हो गया? बढ़ गया क्या? तुम्हारी क्लास अगली कितने बजे से है? खाना थोड़ी खाना है, ऐसी लगातार ही कर लेंगे कि नहीं? भावनाएं समझो टीचर की। यूजुअली मेरे क्वेश्चंस में हाँ बोला करो, हाँ हाँ सर ऑब्वियसली, हर चीज में हाँ नहीं बोल देना है। सो 65% एक्टिव है 15 से 59, तो यहां दिखा सकते हैं। इसी में ये दिखा सकते हैं कि भैया 60+ वाले 10% है। तो ये अलग अलग टाइप के डायग्राम भी अपने को सीखने पड़ेंगे। वही न्यूज़पेपर से बना रहे हो, उन्हीं पे वैल्यू ऐड करो, डेली रिपोजिटरी बना लो। उस जो समर्पण सीरीज वाले हैं उनकी कॉपी वॉपी उठा के, आपकी कॉपी उठा के, एक हम बेस्ट कॉपीज दिया करेंगे अब से आपको वीकली कि ये बेस्ट है। बट उसमें भी अगन एक चीज पक्का है, इसकी गांठ मान लो, जब तक तुम सिर्फ बाहर की कॉपी पे डिपेंडेंट रहोगे और खुद से अपने हाथ से वो नहीं उतारोगे, ये पेपर पास नहीं होना, कुछ भी कर लो आप। तो अल्टीमेटली मैं एक सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हूं, फैसिलिटेटर हूं बस आपका। मैं बेस्ट कंटेंट दे सकता हूं। मार्केट में जाओगे तो आई एम इन फेमस फॉर दिस, या कंटेंट अच्छा है, तो कंटेंट मैं आपको बहुत अच्छा दे सकता हूं, बट जब तक आप अपने हाथ से नहीं उतारोगे, हो सकता है आपको इसको लिखने का कोई और अच्छा तरीका आता हो, रादर देन ओनली दिस सर्कल बनाया, पाई चार्ट बनाया, कुछ और बनाएंगे, कुछ और सोचेंगे। बिकॉज तुम जब अटेम्प्ट दोगे उससे 2 साल पहले मेधा वेदा जैसे बच्चे ग्राफ डायग्राम हल्का हल्का यूज करना शुरू कर गए थे, 25 वाले और ज्यादा कर लेंगे। जब तक आप आओगे, जब तक नॉर्मल विल नॉट बी सफिशिएंट। जैसे श्रुति से पहले भी तो बच्चे लिखते होंगे आंसर, बट उसने इवैल्यूएटर को बताया कि भाई मैं हर पॉइंट पे एग्जांपल लिख सकते हूँ, तभी 494 आया। तो वो अपने हाथ से उतार के दिमाग लगा के तो बनाना ही पड़ेगा आपको। जैसे आप, वो बच्ची यहां सिर्फ मेल और फीमेल लिखते होंगे इससे पहले, उसने बस उसको साइन में कन्वर्ट कर दिया मेल और फीमेल के, हो गया नया इनोवेशन। तो आपको अपने हाथ से तो उतारना ही पड़ेगा इसको। अपने खुद के ये नोट्स
ये वाले नोट्स आपको सिर्फ डायमेंशन समझा सकते हैं। आपको लिखना है कि भाई 130 था, 130 से 97 हो गया। अब इसी को आप, क्योंकि कितनी बार बार ग्राफ बनाओगे, ऐसा भी बना सकते हो, ये यहां था, यहां लिख लो 2014 और यहां लिख लो 2022। इतना अच्छा नहीं बना पाया मैं, बट ठीक। बट ये भी एक तरीका है, इंस्टेड ऑफ ओनली एक लाइन ग्राफ बना दिया मैंने। तो ये वाला पार्ट भी अपने को पैरेलली चलाना है, सीखना है। मेरा सवाल बस ये है कि क्या मैं एक एक थीम्स के फैक्ट्स, एक एक पेज आपको अभी से देता चला जाऊं? डू यू गाइज हैव टाइम? अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाऊंगा मैं 25 के बाद पढ़ाऊंगा ये पूरा। बट अगर अपने पास टाइम है, क्योंकि मैं एक टेम्पलेट एक हफ्ते में फिनिश कराऊंगा, तो मोटा मोटी तब नहीं 6-7 जो मुझे मेजर थीम्स टेम्पलेट पढ़ानी है वो पढ़ा लेंगे अपन इसके लिए। बट अगर अपन दिन में एक एक घंटा और निकाल पाए तो मैं एक एक थीम के फैक्ट शीट आपको देते चले जाता हूं। 3 दिन में मुझे लगता है ये आपको सिर्फ 2 ही पन्ने पर डायग्राम बनाने हैं बस। उसका भी बेस मैं आपको दूंगा, ये वाली चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस मुझे आपसे ये चाहिए कि आप इससे और बेटर कैसे लिख सकते हो, और बेटर कैसे बना सकते हो। प्लस अगर मैं यहां लिख रहा हूं कि टीबी 28% इंडिया में है, तो इसको कहीं सब हेडिंग बनाओगे? इसको किसी में तो ड्रॉ करोगे ना भाई। इसको आपने यहां बनाया तो ये बना किसमें है? इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जेंडर इंक्लूसिविटी में बनाया ना। अगर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायग्राम है, जैसे मान लो आपको ये फैक्ट यूज करना है जो कि स्पेसिफिक है, 28% टीबी पेशेंट्स इंडिया में है, उसकी सब हेडिंग अगर मैं अभी से बना लूं तो, जैसा इस बच्चे ने बनाया कि टीबी एपिसेंटर, तो इस ग्राफ को कहां यूज करना है वो भी यहां लिख लेते हैं। तो तीनों एक्सरसाइज पैरेलल हो गई। कीवर्ड बनाना, कीवर्ड समझना, टेम्पलेट में लगाना, ये ग्राफ बनाना, और ग्राफ में इसको यूज कहां करोगे वो कीवर्ड बना लेना। जैसे एक और बताता हूं, अंडर नरिशमेंट है, अंडर नरिशमेंट या माल नरिश्ड है। अब माल नरिश्ड वाला जो प्रॉब्लम है ये है तो सही देश में, पता ही अपने को, ओबेसिटी है, हो तो रही है। अब मैं इसको यूज जब करूंगा, एक तो मैं कह सकता हूं कि अंडर नरिश्ड या माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम एक नॉर्मल है उस वाले पार्ट के। एक मैं यूज कर सकता हूं साइलेंट क्राइसिस, साइलेंट या साइलेंट पेंडेमिक, हेल्थ केयर पेंडेमिक। तो मुझे इस ग्राफ को यूज कहां करना है वो भी मैं यहीं से बना सकता हूं। एक लेवल पे अगर आप आ गए, तो अगर आपने क्यूपी की बुकलेट शायद देखी नहीं होंगी, अभी मिली नहीं होंगी, जब मैं वहां उस पे अलग लेवल पे भी कीवर्ड का डिस्कशन करता हूं, तो हमारे कीवर्ड का डिस्कशन थोड़ा और ऊपर जा सकता है। वो 25 मई के बाद अपन बैठेंगे कीवर्ड डिस्कशंस में, तो उसका लेवल थोड़ा ऊपर होगा। फिर जब मैं आपको बोलूंगा फॉर्मूला बनाओ, तो फॉर्मूला के लिए तो अच्छे अच्छे कीवर्ड चाहिए अपने को, ग्राफ चाहिए। उस अगर वो सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ ये वैल्यू एडिशन कैसे कर पाएंगे अपन जब आपका वो वाला कंटेंट तैयार होगा। तो मेरे को लग रहा है कि ये वाली एक्सरसाइज अपन कर लेते हैं। ये वाले 2 ही तो पन्ने हैं यार, 5 दिन में 2 पन्ने नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे मेरे हिसाब से। अभी तैयार कर लेंगे तो फायदा हो जाएगा। इतना भी मत सोचो कि बहुत समय है, बहुत पढ़ना होता है यार। अगर एश्योर्ड सिलेक्शन चाहिए तो बहुत पढ़ना है, बाकी तो फिर किस्मत है। तो मेरे हिसाब से ये भी कर लेते हैं काम। मैं आपको डेली ये दे दिया करूंगा। 5 तो देखो बोलने का था मेरे हिसाब से। ये एक फैक्ट शीट कन्वर्जन और इसका यूसेज 3 दिन में हो सकता है। एक दिन का 75% ऑफ द पेज कर ही लोगे यार, 1 घंटे में हो जाएगा। तो 3 दिन का पर फैक्ट शीट के हिसाब से शेड्यूल बना के दे देता हूं मैं। कोई मुझे याद दिला देना बस ग्रुप पे मैसेज करके, मैं आपको बना दूंगा। हर दिन वो फैक्ट्स के ये वाला पार्ट आपको मिलता चला जाया करेगा। ये दूंगा मैं सिर्फ 5 के। 5 के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ दूंगा, मैं ये नहीं दूंगा फिर आपको। तब तक आप एम्पावर्ड हो जाने चाहिए। शुरू की 5 थीम्स के मैं इस फॉर्मेट में दूंगा। 5 के बाद अगले 5 के मैं यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ दूंगा, जो नॉर्मल टेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। आपको खुद सोचना है कि उस टेक्स्ट में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, उस टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट। अभी तो क्या है ना, एक टाइप ऑफ डायग्राम तो दिख ही गया, तो बस इसी में ही इंप्रूव करना है। दूसरा, अगर ये सिर्फ लिखा होता कि इन इंडिया 65% ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है एंड ऑल, और कहीं और लिखा होता कि 10% ओल्ड एज है, यहां तो आपको दिख रहा है ना दोनों मर्ज हो गए, वो ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। नहीं तो शुरुआत में 5 दिन, 5 दिए 15, क्या तारीख आज 12, तो मैं आपको 27-28 तारीख तक का काम दे रहा हूं। 5 थीम्स
कौन सी 5 थीम्स तुम्हें लगती हैं कि यार ये बढ़िया है, उसके नाम बता दो। या पता ही नहीं है थीम में क्या क्या आता है, क्योंकि एडमिशन तो फेस वैल्यू पे ले लिया, ये तो पूछा ही नहीं कौन कौन सी थीम पढ़ाओगे। अभी देखते हैं क्या क्या है, या मैं नाम बता दूं। कुछ नहीं करना अपने को, थक गए हैं सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। QEP थीम्स नेम, हेल्थ तो तेरे दिख गया। क्या तू थीम की बात कर रहा है? मुझे तो याद ही होगा। हैं क्या कह रहा भाई? रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड, हाँ बोल। मुझे तो पता है, तुम्हें बतानी है। अच्छा तुम बता ही रहे हो, हमें सुनना है, बोल। किस किस के बनाएगा? पॉवर्टी, गरीबी, मैं कह रहा हूं पैसा इसके पास, और तू झगड़ा करता है, तो तू बनाएगा ही पॉवर्टी में, फिर हद हो गई है ना, पॉवर्टी भी नहीं बनाएंगे। हाँ तुझे एजुकेशन की भी जरूरत है, एजुकेशन ठीक है, एग्रीकल्चर, जेंडर नहीं, सोशल जस्टिस नाम की कोई थीम नहीं है। नेक्स्ट, वो मैंने जेंडर नाम की है, बट ठीक है, उसके अलावा बताओ। चलो जेंडर बना लेते हैं। हाँ गुड गवर्नेंस, और इंटरनल सिक्योरिटी कर लेते हैं। बस 5 हो गई, ये 5 मैं आपको दूंगा, फोटो ले लो, ग्रुप पे भेजो। आपको कल तक क्या करके लाना है? क्या नाम है आपका? शरण्या। ऐसे हाँ बोल रहा है जैसे पता नहीं वो बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट कर लिया। देखा, आपने एक ही बार में सही नाम दे दिया, शरण्या। यूजुअली लोगों को समझ में कम आता होगा, है ना, गलत बोलते हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स नाम रखा ही क्यों? एक्रोनिम बना ना, एस, वो भी बढ़िया है। एम पुरी, नाम सुना है कभी सर का? मोनूपुरी, एम। जिनके नाम खराब होते हैं ना फुल नेम, वो एक्रोनिम में आ जाते हैं। मनदीप यादव, तो हटाओ, कौन मनदीप, एक्स्ट्रा ऐड करो के, फिर बनाओ MK यादव। एनीवेज, क्या क्या करोगे कल तक? पॉजिटिव नेगेटिव, देखा, ऐसे ट्रेन होना है तुम्हें। पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे, और उसके अलावा कल तक तो ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखोगे, दिमाग लगा के करना। देखो भाई, तुम्हारी मेहनत को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कितना टीचर वीचर ये वो सब कुछ भी कर लो आप, आई कैन नॉट रिप्लेस यूर पार्ट ऑफ द हार्ड वर्क। मैं एक हार्ड वर्किंग बच्चे को सेलेक्ट करा सकता हूं, बट एक बिना हार्ड वर्किंग बच्चे का मैं कुछ नहीं कर सकता, बस उससे मेरा रेंटल पे होता है बस। क्योंकि जो अच्छा पढ़ेगा वो टारगेट 500 में आएगा, टारगेट 500 वाले बैचेस में आते हैं, उनका सब फ्री है। तो तू मुझे कहते हैं तू एनजीओ चलाता है, 40 बच्चे QP पढ़े अगस्त के महीने में, तब से लेके आज तक किसी कोर्स का कोई फीस नहीं, और आगे भी कोई फीस नहीं इस वाले पार्ट में। तो एनजीओ मॉडल ही हो गया ना। मेरा तो रेंट है 12 लाख का, रेंट देना ही देना महीने का, तो क्या करूंगा मैं इसमें? तो इसलिए कह रहा हूं कि जो मेहनत नहीं करेगा वो मेरे रेंटल्स पे करेगा। तो सोच लो, अब रेंट 12 लाख महीने का रेंटल है, तो एक ये फिनिश करेंगे। ये वाला काम देता हूं 5 का। फर्स्ट कौन सा? एग्रीकल्चर। दूसरा गुड गवर्नेंस। तीसरा इंटरनल्स, नहीं डर जाओगे यार, छोड़ो। हाँ, पहला एजुकेशन, दूसरा ये, इसी ऑर्डर में दे देते हैं, ठीक, मेक सेंस। सी यू गाइस टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली। हाँ संडे है वैसे तो, बट ठीक।